चलिए, आज हम कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। तो ये आपके सामने कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। ऊपर नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट एज एट, फिर कॉलम है आपके पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर फिगर, प्रीवियस ईयर फिगर। कंपनी की बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में बनती है। ऊपर लायबिलिटी साइड होती है जिसका हेडिंग होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और नीचे एसेट साइड होती है जिसका हेडिंग होता है एसेट्स। लायबिलिटी साइड में चार मेन हेड होते हैं। फर्स्ट, शेयर होल्डर फंड। सेकंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड, नॉन करंट लायबिलिटी। एंड फोर्थ, करंट लायबिलिटी। ये फोर मेन हेड्स होते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड के। इसमें सबके अंदर सब हेड होते हैं। जो फर्स्ट शेयर होल्डर फंड है उसके अंदर तीन सब हेड होते हैं: शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। जो सेकंड मेन हेड है लायबिलिटी साइड का, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसके अंदर कोई सब हेड नहीं है। थर्ड मेन हेड लायबिलिटी साइड का जो है दैट इज नॉन करंट लायबिलिटीज। इसके अंदर चार सब हेड है: लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। जो फोर्थ हेड है इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का वो है करंट लायबिलिटीज, और इसके अंदर चार सब हेड है: शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इसके बाद एसेट साइड है। एसेट साइड में दो मेन हेड है। फर्स्ट मेन हेड है नॉन करंट एसेट्स और सेकंड मेन हेड है करंट एसेट्स। जो फर्स्ट मेन हेड है नॉन करंट एसेट्स उसके अंदर फाइव सब हेड्स हैं आपके। तो नॉन करंट एसेट्स का जो फर्स्ट सब हेड है दैट इज फिक्स्ड एसेट्स, और उसके अंदर भी सब हेड है चार: टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ये नॉन करंट एसेट का पहला सब हेड है फिक्स एसेट, और उसके चार सब हेड है। ये उसके नॉन करंट एसेट्स के जो फाइव सब हेड है उसमें फिक्स एसेट्स है फर्स्ट, सेकंड है नॉन करंट लायबिलिटी, सॉरी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, थर्ड है डेफर्ड टैक्स एसेट्स, फोर्थ है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एंड फिफ्थ है अदर नॉन करंट एसेट्स। इसके बाद करंट एसेट्स, उसके छह सब हेड हैं: करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। तो ये फॉर्मेट आपको याद करना है। सबसे पहले तो इसको आप इस तरीके से याद कीजिए: इक्विटी एंड लायबिलिटी के चार मेन हेड हैं, उन मेन हेड्स के पहले नाम याद कीजिए, फिर उनके अंदर कितने सब हेड हैं वो लर्न कर लीजिए पहले। तो चार सब हेड हैं, चार मेन हेड्स हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज के: शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। इनके अंदर कितने कितने हेड हैं सिर्फ नंबर पहले याद कर लीजिए। शेयर होल्डर फंड में तीन सब हेड हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में कोई सब हेड नहीं है, नॉन करंट लायबिलिटी में फोर सब हेड्स हैं, और करंट लायबिलिटी में भी फोर सब हेड्स हैं।
इसके बाद नॉन करेंट एसेट्स, उसमें आपके 5 सब हेड्स हैं और उसका जो फर्स्ट सब हेड है फिक्स एसेट्स, उसके 4 सब हेड है। देन करेंट एसेट, उसके 6 सब हेड्स हैं। पहले आप इतना याद कीजिए, फिर अंदर के सब हेड्स याद कीजिए। तो जो पहला है शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर 4 सब हेड है, अब उनके नाम याद कीजिए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, वो आपके काम का नहीं है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। फिर करंट लायबिलिटी के 4 सब हेड है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो इस तरीके से पहले आप सबसे पहले याद कीजिए कि इक्विटी लायबिलिटी में 4 मेन हेड है और एसेट्स में 2 मेन हेड है। फिर ये याद कीजिए कि उन मेन हेड्स के अंदर कितने कितने सब हेड्स हैं। फिर उन सब हेड्स के नाम याद कीजिए। एग्जामिनेशन प्रॉब्लम में इस तरीके का आता है, एक जैसे क्वेश्चन मैं बताता हूँ, जैसे लूज टूल्स, इसका मेन हेड बताइए, सब हेड बताइए, 1 मार्कर। तो लूज टूल्स आपका करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्रीज के अंदर आता है। तो उसका मेन हेड है करंट एसेट्स और सब हेड है इन्वेंट्रीज। तो ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो हमारा फॉर्मेट हो गया पूरा कंपनी की बैलेंस शीट का। अब किस साइड में क्या आता है वो सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है आपके पास इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, जिसका पहला हेड है शेयर होल्डर फंड। उसके अंदर 3 सब हेड हैं। फर्स्ट सब हेड है शेयर कैपिटल, उसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, शेयर फॉरफीचर अकाउंट और कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ये नोट्स टू अकाउंट में शो होता है, कॉल्स इन एरियर, शेयर फॉरफीचर। नोट्स टू अकाउंट्स क्या होते हैं? जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है वो इस तरीके से है आपके सामने। इसमें शेयर कैपिटल के आगे एक अमाउंट होगा, जैसे टेंजिबल एसेट्स के आगे एक अमाउंट होगा। अब उस टेंजिबल एसेट्स में कौन कौन सी टेंजिबल एसेट्स हमारे पास हैं, ये डिटेल बैलेंस शीट के अंदर नहीं होगी। यहाँ पे नोट नंबर लिखा होगा, नोट नंबर 4, 5 जो भी हो, उस नोट नंबर पे हम जाएंगे और उस नोट नंबर में हम टेंजिबल एसेट्स की डिटेल्स देख सकते हैं। तो बैलेंस शीट इज जस्ट लाइक अ इंडेक्स। जैसे इंडेक्स में देख लिया कि कौन से पेज नंबर पे है और आगे वो पेज नंबर ओपन करके डिटेल देख ली, ऐसी बैलेंस शीट अब सिर्फ इंडेक्स बन के रह गई है। बड़ी कंपनी हो छोटी कंपनी हो, बैलेंस शीट एक जैसी बनेगी। नोट्स टू अकाउंट बड़ा छोटा हो जाएगा, एसेट्स आपके पास कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है उसके हिसाब से। तो बैलेंस शीट इज जस्ट लाइक इंडेक्स। हर एक आइटम के आगे उसका नोट नंबर पड़ा होगा और नोट्स टू अकाउंट ओपन करेंगे, वो नोट नंबर निकालेंगे तो उस चीज़ की डिटेल होगी। तो हम डिस्कस कर रहे थे पहला जो इक्विटी एंड लायबिलिटी का हेड है जो कि शेयर होल्डर्स फंड है, उसके अंदर शेयर कैपिटल पहला सब हेड है। तो शेयर कैपिटल में यहाँ पर एक ही अमाउंट होता है और इसका डिटेल जो होता है नोट्स टू अकाउंट के अंदर होता है। तो नोट्स टू अकाउंट्स में इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस कितना है, कॉल्स इन एरियर्स कितना है, ये सब हमने जब शेयर्स वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा है कि शेयर कैपिटल को कैसे बैलेंस शीट में शो करते हैं और कैसे नोट्स टू अकाउंट में शो करते हैं। दोबारा हम इसको रिवाइज करेंगे बाद में। अभी फिलहाल शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। तो शेयर होल्डर फंड के अंदर जो दूसरा सब हेड है दैट इज योर रिजर्व्स एंड सरप्लस।
इसमें सारी रिजर्व्स आती हैं। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिवेलेशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अदर रिजर्व्स लाइक रिजर्व फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L दैट इज सरप्लस। तो ये सब चीज़ें रिजर्व सरप्लस वाले ऐड में आती हैं। इसमें जो बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L है यानी सरप्लस है, इसमें हम ये शो करते हैं कि पुराना प्रॉफिट एंड लॉस का कितना बैलेंस है, प्लस करंट ईयर में हमने उसमें कितना ऐड किया, माइनस उसमें से कहाँ कहाँ हमने अप्रोप्रिएट किया। जैसे थोड़ा पार्ट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ले गए, थोड़ा पार्ट जनरल रिजर्व में ले गए, थोड़ा पार्ट डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। तो बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L इज जस्ट लाइक P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट इन पार्टनरशिप। जैसे पार्टनरशिप में P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है कि प्रॉफिट को कैसे कैसे अप्रोप्रिएट किया, कितना किस पार्टनर को मिला, कितना जनरल रिजर्व बनाया वगैरह वगैरह, वैसे ही कंपनी में बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L होता है नोट्स टू अकाउंट के अंदर। इसमें सारी डिटेल होती है कि पुराना प्रॉफिट कितना था, उसमें कितना और करंट ईयर में एडअप हुआ, और कितना उसमें से डिफरेंट हेड्स में ट्रांसफ़र हुआ। वो अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो तीसरा हेड होता है शेयर होल्डर फंड के अंदर, तीसरा सब हेड, दैट इज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स होता है कि कंपनी ने अमाउंट रिसीव कर लिया है शेयर वारंट्स के अगेंस्ट में, और बदले में कंपनी जो है शेयर्स देगी एट अ प्री डिटरमाइंड रेट ऑन सम फ्यूचर डेट। तो वो इसके अंदर शो होता है। ये हमारे काम का नहीं है, हमसे नहीं पूछेगा। जो दूसरा हेड है इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का, वो है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसमें आपका आता है जो आपने एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लिया है लेकिन अभी तक शेयर्स अलॉट नहीं किए हैं, तो ये भी हमसे नहीं पूछेगा। तीसरा हेड है इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का, नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर 4 सब हेड्स हैं। पहला है आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपका डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, मॉर्गेज लोन, टर्म लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट, कंपनी जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, तो ये सब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं कंपनी के लिए, ये सब इसमें शो होती हैं। दूसरा है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ये भी हमसे नहीं पूछेगा। होता क्या मैं बता देता हूँ आपको। मान लीजिए करंट ईयर में हमने कम टैक्स भरा है, हमने डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज कर लिया क्योंकि इनकम टैक्स हमें अलाउ कर रहा था कि 50% तक डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, तो हमने 50% चार्ज करके कम टैक्स भर दिया करंट ईयर में। तो अगर हमने 50% इस ईयर क्लेम कर लिया डेप्रिसिएशन और 50% नेक्स्ट ईयर क्लेम कर लिया डेप्रिसिएशन, तो एसेट की वैल्यू तो 2 साल में ही नील हो जाएगी। थर्ड ईयर तो हम डेप्रिसिएशन क्लेम कर ही नहीं पाएंगे, तो थर्ड ईयर हमें ज़्यादा टैक्स भरना पड़ जाएगा। तो अभी तो हमने लायबिलिटी को डेफर कर दिया लेकिन आगे पे करनी पड़ जाएगी, दैट इज डेफर टैक्स लायबिलिटी। जब एज पर इनकम टैक्स प्रोविजंस हमारा टैक्स कम बन रहा है और हम कम भर रहे हैं लेकिन फ्यूचर ईयर में फिर ज़्यादा बनेगा, तो दैट इज डेफर टैक्स लायबिलिटी, पर हमारे काम का नहीं है। सेम ऐसे ही एसेट साइड पे डेफर टैक्स एसेट आएगा कि अभी तो इनकम टैक्स के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हमें ज़्यादा टैक्स भरना पड़ गया, लेकिन बाद में फिर जिस आइटम पे अभी हमने टैक्स भर दिया बाद में नहीं भरेंगे, तो बाद में टैक्स कम भरना पड़ जाएगा, तो एक तरह से एडवांस में टैक्स भर दिया, दैट इज डेफर्ड टैक्स एसेट। वो नॉन करंट एसेट्स के अंदर आएगा, वो भी हमारे काम का नहीं है, नॉलेज के लिए बता दिया क्या होता है। देन थर्ड इज अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर पहला है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, दूसरा है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और तीसरा है
अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आपका ट्रेड पेबल्स जिनको आपने मोर देन 1 ईयर या ऑपरेटिंग साइकिल से ज़्यादा का टाइम दे रखा है। तो ट्रेड पेबल्स में सबसे पहले तो ये बता दूं, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल आते हैं जिनको मोर देन 1 ईयर या ऑपरेटिंग साइकिल से ज़्यादा का टाइम दिया। तो यहाँ पे नई टर्म हमारे सामने आई है, ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है? गुड्स प्रोक्योर किए, उनको प्रोसेस किया, प्रोडक्ट तैयार किया, प्रोडक्ट को सेल किया, प्रोडक्ट को सेल करके अमाउंट रियलाइज हुआ, ये पूरा एक साइकिल जितना टाइम लेता है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। कि प्रोडक्ट की एक साइकिल निकलने में पूरा जो टाइम लगता है। अगर ऑपरेटिंग साइकिल लेस देन 1 ईयर है तो फिर तो ऑपरेटिंग साइकिल इररेलेवेंट है, उसको नहीं देखना है। 1 ईयर के हिसाब से ही हम करंट एसेट करंट लायबिलिटी का पता लगाएंगे, जो हमने पहले पढ़ा था 11th में भी, जो लेस देन 1 ईयर के लिए होती है करंट एसेट करंट लायबिलिटी होती है, और मोर देन 1 ईयर के लिए नॉन करंट एसेट और नॉन करंट लायबिलिटीज। वही कॉन्सेप्ट चलेगा अगर ऑपरेटिंग साइकिल लेस देन 1 ईयर है। पर सपोज ऑपरेटिंग साइकिल 18 मंथ्स की है, मतलब हमारी एक साइकिल पूरी जो होती है वो 18 मंथ्स में पूरी होती है। इन दैट केस करंट एसेट करंट लायबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए ऑपरेटिंग साइकिल कंसीडर करी जाएगी, यानी 18 मंथ्स कंसीडर करे जाएंगे, 1 ईयर कंसीडर नहीं होगा। तो सिंपल भाषा में बोलूं तो 1 ईयर या ऑपरेटिंग साइकिल में से जो भी ज़्यादा होगा उसके बेस पे डिसाइड होता है करंट एसेट करंट लायबिलिटी। 1 ईयर या ऑपरेटिंग साइकिल में से जो भी ज़्यादा होगा। तो अगर वैसे तो आपको मालूम है ट्रेड पेबल्स 2 मंथ्स में 3 मंथ्स में पे करने होते हैं, बट इफ इन एक्सेप्शनल केसेस अगर हमने ट्रेड पेबल्स को मोर देन 1 ऑपरेटिंग साइकिल का ज़्यादा से ज़्यादा का टाइम दे दिया है, देन दे विल बिकम अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। दे दिया है कह रहा हूँ, सॉरी, ले लिया है उनसे टाइम। ट्रेड पेबल क्रेडिटर और बिल्स पेबल से तो हमें देना होगा ना पैसा। तो अगर उनसे हमें मोर देन 1 ईयर का टाइम या मोर देन ऑपरेटिंग साइकिल का टाइम मिल गया है, देन दे विल बिकम अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। देन प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, आपने पढ़ा था ना इशू ऑफ डिबेंचर में। इशू के टाइम पर ही हम जो रिडम्पशन पे प्रीमियम देना है उसका प्रोविजन बना लेते हैं, जिसके लिए लॉस को डेबिट कर देते हैं और प्रीमियम रिडम्पशन को क्रेडिट कर देते हैं। तो वो प्रीमियम रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर्स का जो कि हमें एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन पे करना है, वो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आएगा। तो डिबेंचर्स जो पे करने हैं 5 साल बाद वो तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएंगे, लेकिन 5 साल बाद डिबेंचर्स पे जो प्रीमियम पे करना है जिसके लिए प्रोविजन हमने इशू के टाइम पे ही बना लिया है, वो आपका अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर शो होगा। देन नॉन करंट लायबिलिटी का नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में जो लॉन्ग टर्म के लिए प्रोविजंस बनाए हैं, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, एम्प्लॉयज़ के रिटायरमेंट के बेनिफिट के लिए प्रोविजन बनाया है। प्रोविजन फॉर ग्रेजुइटी, एम्प्लॉयज़ की ग्रेजुइटी। प्रोविजन फॉर अर्न लीव्स, वारंटी क्लेम्स एक्सेट्रा, ये सब लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर आते हैं। तो वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुट अप करेगा इस तरीके से कि डिबेंचर्स जो हैं कौन से मेन हेड में और सब हेड में आएंगे। तो डिबेंचर्स का मेन हेड है नॉन करंट लायबिलिटी और सब हेड है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ऐसे 1 मार्कर आते हैं इसमें से। देन लायबिलिटी साइड के लास्ट हेड पे आ जाते हैं। लायबिलिटी साइड का लास्ट हेड है हमारा करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के अंदर भी 4 सब हेड हैं। फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो लेस देन 1 ईयर के लिए बोरो किया है। लोन रिपेएबल ऑन डिमांड, बैंक से ऐसे भी लोन मिलते हैं जो ऑन डिमांड रिपे करने होते हैं वेरी शॉर्ट टर्म के लिए।
बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, इट इज आल्सो अ काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म लोन। तो ये आपकी करंट लायबिलिटी के अंदर जो पहला सब हेड है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, उसके अंदर ये सब आएगा, लोन रिपेबल ऑन डिमांड, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट। नाउ नेक्स्ट है करंट लायबिलिटी के अंदर जो दूसरा सब हेड है वो है ट्रेड पेबल्स। एक मिनट बच्चों, तो वो है आपका ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में आपका क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आता है बस। आफ्टर दैट अदर करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी के अंदर जो तीसरा सब हेड है वो है अदर करंट लायबिलिटीज। तो अदर करंट लायबिलिटीज में आपका ज़्यादातर करंट लायबिलिटी इसी में आती है। इसमें लिखा है करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, यानी डिबेंचर है 5 ईयर बाद, आफ्टर 5 ईयर रिडीमेबल है। तो जब 5th ईयर आ जाएगा तो अब तो लेस देन 1 ईयर बचा है, तो फिर उसको हम डिबेंचर्स को लॉन्ग टर्म बोरोइंग से शिफ्ट करके अदर करंट लायबिलिटीज में ले आएंगे, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। और जो प्रीमियम पे करना है डिबेंचर के रिडेम्पशन पे, इफ एनी, अगर लॉन्ग टर्म के लिए होता है तो उसका प्रीमियम पेबल ऑन डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो फिर वो शो होता है आपका अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर। लेकिन अगर करंट मैच्योरिटी आ चुकी है तो प्रीमियम भी फिर अदर नॉन करंट लायबिलिटी में नहीं आएगा, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में नहीं आएगा, अदर करंट लायबिलिटीज में आएगा। फिर कोई एडवांस इनकम मिली है, कोई अनपेड डिविडेंड है, जीएसटी पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ईएसआई पेबल है, प्रोविडेंट फंड पेबल है, कॉल्स इन एडवांस, जो एडवांस मिलता है, कॉल्स शेयर इशू करते हैं, पैसा मंगाते हैं, तो कुछ अगर कोई शेयर होल्डर एडवांस में पे कर देता है तो कॉल्स इन एडवांस अदर करंट लायबिलिटी में आएगा। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू होता है जो इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है, एक्रू भी हो चुका है। इंटरेस्ट अभी समझाता हूँ इसको मैं। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू क्या है? सपोज हम इंटरेस्ट देते हैं 31 दिसंबर एंड 30 जून। 31 दिसंबर को हमने इंटरेस्ट दे दिया, अब हमने 30 जून को देना है। बीच में 31 मार्च है जब ईयर एंड होता है। अब जैन फेब मार्च 3 मंथ्स का इंटरेस्ट, अगर 31 मार्च को बात करें तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू है, सॉरी एक्रूड है बट ड्यू नहीं है, क्योंकि ड्यू होगा 30 जून को। दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। एक्रू तो हो गया लेकिन अभी ड्यू नहीं हुआ है क्योंकि डेट नहीं आई है पे करने की। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू मतलब डेट भी आ चुकी है और अभी हमने पे नहीं करा। 30 जून हो गया और आपने अभी तक इंटरेस्ट पे नहीं करा, दैट इज इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू आल्सो। इसके अलावा एप्लीकेशन पे जो एक्स्ट्रा मनी मिला है जो कि हम रिफंड करेंगे, वो भी अदर करंट लायबिलिटीज में आता है। उस पर कोई इंटरेस्ट देना है तो वो भी अदर करंट लायबिलिटीज में आएगा। देन करंट लायबिलिटीज का जो चौथा सब हेड है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म के लिए जो प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट्स, ये सब इसमें आते हैं। टैक्स के लिए, डेप्रिसिएशन के लिए, एक्सपेंसेस के लिए, डाउटफुल डेब्ट के लिए, एम्प्लॉयज बेनिफिट अगर शॉर्ट टर्म के लिए हैं तो उस सब के लिए प्रोविजन।